हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल लर्निंग टर्मिनल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री को। ओके, सो जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने ऑलरेडी एक सेशन किया था, लाइव सेशन, दैट वाज अ लाइव सेशन। तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाए थे, बहुत सारे नहीं कर पाए थे। सो दिस विल बी अ कंप्लीट सीरीज़। यहाँ हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 सब जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको 3 फेज़ में हिस्ट्री पढ़ना होता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। इसलिए एक वीडियो अगर करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इसको हम जो है वो पार्ट वाइज करेंगे। ओके, सो ये जो वीडियो है इसका कंप्लीट सीरीज़ विल बी ओनली अवेलेबल फॉर आवर पेड स्टूडेंट्स। तो आप जितने भी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कंप्लीट सीरीज़ है वो मिल जाएगा। रेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो JMI AMU MBA के लिए, तो आप जो है अभी भी जो है व्हाट्सएप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। और ये जो हमारा GK और करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, इसका भी जो है वो बेनिफिट आप ले सकते हो अलॉन्ग विद जो कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स तो हमारा है ही, उसके साथ साथ जो है हमारा करंट अफेयर्स और GK भी चल रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने बताया कि 3 फेज में हमारा हिस्ट्री डिवाइडेड है। तो सबसे पहले एक एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे। हमको जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो हमारा जो सिलेबस है दैट इज़ फॉर इंडिया ओनली, हमको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है सिर्फ इंडिया। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर लिया है इसी वीडियो में, तो आपको आउटसाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का हिस्ट्री दैट इज़ इनफ फॉर योर सिलेबस। तो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसा हमारा मोटो है लर्निंग टर्मिनल का, उतना ही पढ़ेंगे जितने में हो जाएगा। टॉपर नहीं बनना है, क्रैक करना है एग्ज़ाम। ठीक है, वैसे भी टॉप करके कोई फ़ायदा होता नहीं, कुछ मिलने जा नहीं रहा आपको, ओनली एडमिशन मिलेगा, तो वो आपको कट ऑफ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, और आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट इंडिया के बारे में। कंप्लीट एंशियंट इंडिया को कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम मेडाइवल इंडिया देखेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया देखेंगे। ठीक है, तो ये मे भी सबके लिए अवेलेबल होगा ये पार्ट, लेकिन ये दोनों जो पार्ट है, और ये देखो ये जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी जो पेड स्टूडेंट्स के साथ है वो कर लिया है, और ये दोनों पार्ट भी उनको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर ये भी पार्ट चाहिए होगा तो यू नीड टू एनरोल फॉर द कोर्स। ठीक है, चलो तो इस 3 फेज़ में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम जो है एंशियंट इंडिया से पहले कुछ चीज़ें जो जाननी ज़रूरी हैं, प्री हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम जानेंगे जो अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। हिस्ट्री की क्या क्या सोर्सेज होती है कि भैया हमको पता कैसे चलता है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि मैं मान लो रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है, और कोई चीज़ मान लो हुआ कहीं और, लेट सपोज बेंगलोर में कोई चीज़ हुई, बेंगलुरु में, तो वहाँ हमने न्यूज़ पे देखा, तो दैट कैन बी सोर्स। तो कल होके जब मेरे को पता चलेगा हाँ यहाँ हुआ था, मान लो आज हुआ, मेरे को आज पता नहीं चला, कल पता चला, तो मेरे लिए तो ये हिस्ट्री हो गया। तो मेरे को कैसे पता चला? न्यूज़ से पता चलेगा, या फिर कोई मेरा फ्रेंड वहाँ रहता है तो वो मेरे को कॉल करेगा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये सोर्स हुआ, मेरे जानने का सोर्स हुआ, टीवी से जाना, न्यूज़पेपर से जाना, फ्रेंड से जाना, या फिर जो भी सोर्स है दैट इज़ द सोर्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो है हिस्ट्री का क्या सोर्स होता है, हिस्ट्री का हमारा क्या सोर्स है? सबसे पहला हमारा आर्कियोलॉजी आता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? खुदाई। आप सुनते हो कि कहीं पे खुदाई हुआ तो स्टैचू मिला, खुदाई हुआ तो ये मिला वो मिला। तो जो आर्कियोलॉजी होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुदाई करते हैं, कहीं पे खोदते हैं ज़मीनों को, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? जो दीवारें होती हैं, दीवारों पे जो पहले के ज़माने में लोग ऐसे बनाते थे, इंक्रिप्ट करते थे इसको चीज़ेल से या फिर जैसे भी उस टाइम में, उसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। इसका जो लाइव एग्जांपल है वो आपको अजंता एलोरा केव जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ आप जब जाओगे तो बहुत सारे मूर्ति बने हुए, स्टैचू बने हुए दीवार में ही। ठीक है, दीवार में ही इस तरह से इंक्रिप्ट करके जो है वो चीज़ों को बनाया गया है। इसके बाद न्यूमिस्मैटिक्स है। न्यूमिस्मैटिक्स हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स को। ठीक है, ये आपका एक टर्म है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम कॉइन्स, जैसे कि गोल्ड कॉइन मिला, कभी कभी सिल्वर कॉइन मिला, फिर हमने कभी किसी और सोर्स से पता चला कि भैया ये 500 साल पुराना सिक्का है, फिर किसी और सोर्स से हमें पता चला कि इस टाइम में बाबर राज करता था फॉर एग्जाम्पल। तो आप कह सकते हो कि 500 साल पहले बाबर के राज में जो है वो गोल्ड कॉइन चलता था। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री बनाया। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर है। अब लिटरेचर क्या है? बुक्स है कि किसी ने उस ज़माने में कुछ बुक्स लिखी, जैसे आपको
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो उससे हमें पता चला उस ज़माने की बातें। उसके बाद ओरल हिस्ट्री है। अब 1947 के आसपास जो घटनाएं हुई वो हमारे फादर से, ग्रैंड फादर से ओरली हमें सुनने को मिलता है। वो हमें स्टोरी बताते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, अंग्रेज ऐसा करते थे, या फिर जो भी कहानियाँ हैं, तो उसको हम ओरल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ओरल हिस्ट्री। तो ये हो गया आपका 5 सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, जैसा मैंने बताया कि इंडिया के जो 3 फेज है हिस्ट्री के, उससे पहले एक प्री हिस्ट्री आता है जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, स्टोन एज, अर्ली मैन आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो प्री हिस्ट्री जो है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे बहुत जल्दी से। और इस वीडियो में देखो, कोई भी चीज़ें जो है वो आपको फालतू की मैंने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत क्रिस्प है। आप आगे जाके बोलोगे अरे सर बाबर अकबर के बारे में तो इतना इतना ही पढ़ाए हो, लेकिन उतना ही मैंने पढ़ा है जितना आपको पढ़ना है। आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ना भैया, आपको पढ़ना है जेएमआई एएमयू के लिए। तो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो कवर कर दिया। ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको इंटरेस्ट होता है तो आप किसी और सोर्स से थोड़ा और पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना जो है वो आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले देखो, जो है फर्स्ट मैन का जो है रिकॉर्ड या हिस्ट्री जो कह लो आप, वो है 2.6 मिलियन ईयर्स का अफ्रीका में। सबसे पहले इंसान का जो क्या कह लो आपके एक तरह से कि इंसान कब पाए गए, इसके बारे में जब हमने पता लगाया इंसानों ने, तो पाया कि मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन ईयर्स बैक अफ्रीका में जो है सबसे पहले इंसान आए थे। और इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर्स अगो आए थे बोरी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि इंडिया में जो है वो बहुत लेट जो है लोग आना स्टार्ट हुए थे। इसके बाद जो है हम क्लासीफाई करते हैं स्टोन एज को, तो इसको हम मेनली 3 इसमें क्लासीफाई करते हैं। ये तीनों में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और एक होता है चेकोलिथिक एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम कुछ देखते हैं। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, और ये लगभग इसका जो आपका डेट है, मतलब जो ईयर है कि ये कब रहा होगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड लाइक आपका 2.5 लाख से 5 लाख BC तक। ठीक है, ये आपका इसका फेज है। उसके बाद आप मेसोलिथिक के लिए देखोगे तो दिस विल कम समवेयर अराउंड आपका 9000 टू 4000 BC पे आएगा, और ये आपका 4000 से 1000 BC। ठीक है, ये आपका एक मोटा मोटी जो है वो डेट का फेज चलता है। अब कुछ चीज़ें जो जानना ज़रूरी है, पैलियोलिथिक एज में आप देखो कि लोग जो हैं क्या होते थे, हंटर होते थे। ठीक है, ये हंट करना जानते थे, हंटर होते थे, माउंटेन्स में रहते थे ये लोग। ये सारी नोट्स आप बनाते चलना। ठीक है, माउंटेन्स में आप रहते थे लोग, और फायर जो है मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है हिस्ट्री की फायर उस टाइम जो है लोगों के पास था। ठीक है, इसके बाद मेसोलिथिक एज में हम आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और एडवांस हो गए लोग हंटिंग को लेकर। उसके बाद इन्होंने फिशिंग भी चालू कर दी थी, फिशिंग स्टार्ट कर दिया था, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल को क्या है वो डोमेस्टिकेट करना, जानवरों को पालना जो है वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और एक न्यूलिथिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हील जो है दैट वाज डिस्कवर्ड इन न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो व्हील आ गया था न्यूलिथिक एज में। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आ गया था। इसमें आपका जो क्या होता था कि कॉटन की वेविंग हो गई थी, कि कॉटन लोग वेव करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके अलावा वूल निकालना स्टार्ट कर चुके थे लोग। ठीक है, पॉटरी भी आ चुका था। ठीक है, और चाकोलिथिक एज क्या है, दैट इज़ द एंड ऑफ न्योलिथिक एज। ठीक है, तो यहाँ पे न्योलिथिक ख़त्म हुआ और चाओलिथिक स्टार्ट हुआ। मेनली इसके बारे में ये जानना है, दैट वाज द एरा ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 फेज ऑफ स्टोन एज। अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक है उस पे, कि जैसा मैंने बताया कि 3 फेज में हिस्ट्री वाज डिवाइडेड। तो सबसे पहले आपका आता है एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है, तो फॉर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है एंशिएंट इंडिया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा क्लासेस में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे सिर्फ इस पेज से, जो पेज आपका दिख रहा है ना, इससे 2-3 क्वेश्चन, मतलब ये नहीं करो कि आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं बार बार एग्जाम में रिपीटेडली, कभी कभी मतलब कभी किसी साल कभी किसी साल, और हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिकली जो लोकेशन है वो कहाँ था, कराची में था, पाकिस्तान में। इस एज में
इस ब्रॉन्ज मतलब ये जो फेज है इसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ठीक है, द ब्रॉन्ज एज। और इसमें एक फेमस डांसिंग गर्ल कॉल्ड देवदासी मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है, जेएमआई में ही पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि किस एज में जो है वो फेमस डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल मिली थी। ये मिली थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था देवदासी, और ये कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो में। तो आपका एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि फेमस डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वो कहाँ मिली थी? वो मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अभी एग्रीकल्चर आ गया था इस टाइम में, राइट, वीस, वुडन प्लोज, ये सब यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। रिलीजन क्या था? एनिमल को लोग पूछते थे। और पॉलीथिज्म था। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब एक से ज़्यादा गॉड को वर्शिप करना, ठीक है, कि हम एक किसी गॉड में नहीं मानते, बिलीव इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, ठीक है। अब मेनली इसमें हम लोग किसको मानते थे? मदर गॉडेस को मानते थे। इसके अलावा पीपल के पेड़ को, बुल को, डॉव को, पिजन्स को, स्टोन्स को, इन सबको वर्शिप करते थे। कोई क्वाइन नहीं होता था उस टाइम मार्केट के लिए या फिर एक्सचेंज सिस्टम के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उस टाइम क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? कि सामान के बदले सामान, कि भैया मेरे को मान लो मेरे को पेन चाहिए तो तू मेरा पेन ले ले और अपना नोटबुक दे दे, ठीक है, ये बदले में। मान लो मेरे को नोटबुक की अभी ज़रूरत है, उसे पेन की ज़रूरत है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इस तरह से जो है उस टाइम में मार्केटिंग होती थी, मतलब बिजनेस होता था। उसके बाद हड़प्पा, ये इंपॉर्टेंट, देखो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन है, ये 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा को किसने फाउंड किया था? हड़प्पा को फाउंड किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदाड़ो को किसने फाउंड किया था? ये किया था आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। अब एक नाम जो आपको जानना जरूरी है, जॉन मार्शल। ये क्या थे? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे 1902 से 1928 तक, जो कि उस टाइम रिस्पॉन्सिबल थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आर्कियोलॉजी के लिए, ठीक है, उसके ये हेड थे। अब ये चीज़ क्यों आपको यहाँ पे नोटेड है कि काउ एंड लायन वेयर नॉट नोन? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वेयर नॉट नोन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में यही दिखेगा, काउ एंड लायन वेयर नॉट नोन। बाकी कोई भी जानवर हो वो आपको रहता है, काउ एंड लायन ऑप्शन में रहेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको वहाँ पे टिक कर देना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में काउ और लायन नहीं थे, ठीक है। अब इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ? अब क्या हुआ कि आर्यंस आ गए बाहर से, कंटिन्यूस फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, ये सब जो थे मेनली मेजर कारण थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है वैदिक पीरियड, जिसको हम आयरन एज बोलते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुआ? आर्यंस के आने से। आर्यंस ने आया तो वैदिक पीरियड बनाया, जिसको हम आयरन एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्यन का मतलब क्या होता था? आर्यन का मतलब, आर्यन जो वर्ड है, ठीक है, आर्यन जो वर्ड है इसका मतलब होता है हाई बॉन्ड, मतलब बड़े जगह जो, मतलब आप ये कह लो कि कोई हाई सोसाइटी में, हाई फैमिली में अगर कोई पैदा होता है, उसका बॉर्न होता है, तो उसको अलग एक रॉयल्टी मिलती है। जैसे आज भी इंग्लैंड के कोई रॉयल फैमिली में ऐसे अगर उसका बर्थ हुआ तो वो बाई बर्थ क्या रहेगा? वो बाई बर्थ वो रॉयल रहेगा, ठीक है, वो बाय बर्थ रॉयल रहेगा, मतलब हाई बॉन्ड रहेगा। तो इसका आयरन का मतलब ही यही होता था, ठीक है। अब इसके बाद ये आए कहाँ से थे? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी गिवन बाय मैक्स म्यूलर, दे आर सपोज टू कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो मैक्स म्यूलर के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था? इसमें मोनार्कियल फॉर्म उस टाइम तक स्टार्ट हो चुका था। ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स को हम जन कहते थे, और राजा जो होता था उसको राजन कहते थे। उस समय में वुमेन को अच्छी प्लेस मिलती थी सोसाइटी में, रिस्पेक्ट ज़्यादा था, तो दे हैड सम हाई प्लेस इन द सोसाइटी। उसके बाद काऊ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेयर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज। तो इंडस वैली में क्या था? इंडस वैली में बेसिकली बार्टर सिस्टम था, लेकिन आपके वैदिक पीरियड में जो है सामान की खरीदारी और बेचना और ख़रीदना होता था काऊ से या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट से। ये 2 चीज़ें थी दैट वेर द मीन ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद वैदिक लिटरेचर में हम कुछ चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमें एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है संहिता, जिसको वेदा बोलते हैं, ब्राह्मण्स, आर्यंकास एंड उपनिषद। तो जैसा मैंने बताया आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वेदा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वेदा में देखो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये मैंने 4 जो मेंशन किया है। एक क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द वेदास आर द न्यूएस्ट, तो उसका आंसर है अथर्ववेद। एक साल और ये क्वेश्चन आया था कि हिम्स एंड मतलब म्यूजिक जो है वो किस
वेद में है तो वो सामवेद में है। तो जो मैंने लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ये आप जान लो। ऋग्वेद जो है दैट इज़ ओल्डेस्ट, और इसमें हिम्स होते थे। हिम्स मतलब क्या होता है, मंत्र के, हाँ, जो रिलीजियस मंत्राज होते हैं वो। सामवेद में आपका म्यूजिक होता है। यजुर्वेद में रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स एज इनके जो उस टाइम में परफॉर्म किए जाते थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह, या फिर जो भी चीज़ें हैं। और अथर्ववेद में क्या होता है, अथर्ववेद में होता है स्पेल एंड मैजिक, ठीक है। स्पेल्स एंड मैजिक दैट इज इन योर अथर्वा वेद, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कास्ट सिस्टम जो था वो नहीं था, बट लेकिन आपका जो रैंकिंग होता था वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो थे वो मतलब टॉप मोस्ट थे। टीचर और प्रीस्ट आते थे उसमें, पुजारी लोग, टीचर लोग। उसके बाद क्षत्रिय होते थे जिसमें रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे। फिर आपके वैश्याज होते थे जिसमें फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स आते थे। और सबसे लोएस्ट जो होते थे वो आर्टिजन्स एंड लेबर्स होते थे, ठीक है। इसके बाद रिलीजन देखते हैं। तो रिलीजन में ऐसा क्या था कि उस टाइम कोई गॉड को लोग नहीं मानते थे, बिलीव्ड इन पावर ऑफ नेचर, ठीक है, कि भैया जो नेचर का पावर है दैट इज़ ओनली गॉड। तो इंद्र को, आपको मालूम है, इंद्र को उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद इंद्र जो है उन्होंने अपना जो इम्पोर्टेंस है वो लूज़ कर दिया, और प्रजापति, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिनको ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और रुद्रा, इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई टाइम के साथ, ठीक है। अब इस फेज़ में एक चीज़ आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि पनिनी जो थे उस टाइम में, उन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टदाई, ठीक है, अष्टदाई। ये बुक था संस्कृत ग्रामर के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पनिनी कौन सी बुक लिखी, या फिर अष्टदाई वाज रिटन बाय हुम। तो पनिनी या फिर किस चीज़ की बुक थी, तो ये संस्कृत ग्रामर की बुक थी, ठीक है। अब इसके बाद हर चीज़ का एक एंड आता है, तो वैदिक पीरियड का भी वैसे एंड आ गया। तो वैदिक पीरियड जो था एक्चुअली इट वॉज वेरी रिजिड एंड द सेम टाइम वेरी स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से लोग जो है वो अब दूसरी रिलीजन की ओर भागना स्टार्ट हो गए। तो इसके बाद स्टार्ट होता है बुद्धिज़्म का, ठीक है। बुद्धिज़्म आपको पता है, गौतम बुद्धा जो थे, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, और उनको लोग साक्यामुनि या फिर तथागत भी बोलते थे। इनका जन्म 563 BC में हुआ था। इनके फादर का नाम शुद्धोदाना था। मदर का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मदर का नाम था महामाया, प्रिंसेस ऑफ कोसाला डायनेस्टी। ये इनके मदर का नाम था महामाया। और जब इनके मदर का डेथ हो गया तो इनके फादर ने अगेन मैरिज किया। तो इनकी स्टेप मदर या फिर शादी जो हुई वो इनके आंट से हुई। तो इनकी स्टेप मदर या आंट जो थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी वो थी यशोधरा, कोली डायनेस्टी की प्रिंसेस। और बाद में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है। अब ये जो नीचे टेबल देख रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये एज है, ये प्लेस है, इवेंट है और सिंबल है। तो पूछा जाता है कि इस टेबल से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो, सबसे पहले जो इनका बर्थ कहाँ हुआ, वो लिम्बिनी में हुआ था, और बर्थ का सिंबल क्या था, लोटस एंड बुल। आपको पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बर्थ का सिंबल या फिर ग्रेट डिपार्चर का सिंबल या फिर इनलाइटमेंट कहाँ मिला, फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया, डेथ कहाँ हुआ, एज क्या थी, ये सारी चीज़ें इस टेबल को आपको पूरा याद करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा टेबल, ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो 29 के एज में लुम्बिनी से ही इन्होंने घर वर छोड़कर हॉर्स पे निकल पड़े थे, ठीक है। तो सिंबल्स था हॉर्स। फिर 35 के एज में गया में इनको एनलाइटमेंट मिला बोधि ट्री के नीचे। तो इनको सिंबल बोधि ट्री हुआ, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिला, सच्चाई की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन द सेम एज सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन दिया जिसका सिंबल था व्हील। एंड देन एट द एज ऑफ 80 फाइनली ही डाइड एट कुशीनगर, और इनका जो ये बना वो स्तूपा बना, ठीक है। तो ये टेबल एज इट इज़ आप उतार लो अपने नोटबुक में और इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि देखो, अब बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो इम्पॉर्टेंट है। तो इनके 4 नोबल ट्रूथ्स है, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ में सबसे पहला क्या था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज, द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, इफ़ डिज़ायर है कंकर्ड ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव, दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। तो इनका कहना था कि भैया जीवन में बहुत सारा दुख है, और दुखों का कारण वो आपका क्या है, वो आपकी चाहत है, डिज़ायर्स है। अगर आपने डिज़ायर पे काबू कर लिया तो आपके सारे सॉरो ख़त्म हो सकते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए आपको 8-fold पाथ जो है वो अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में। अब ये 8-fold पाथ क्या था, दैट वाज राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, राइट स्पीच, सही बोलना, सही सोचना, सही करना, सही जीवन व्यतीत करना, लाइवलीहुड, सही एफर्ट लगाना, सही दिमाग लगाना, और सही से कंसंट्रेट करना खुद को, ठीक है। ये जो था मेनली 8-fold पाथ था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट करते जाओगे, पॉज करके देखो या फिर बैक करके देखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अब 3 ज्वेल्स थे जिसको त्रिरत्नाज बोलते हैं, बुद्धा,
एनलाइटमेंट, धर्मा डॉक्ट्राइन और सांघा कम्यून। उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, ये इंपॉर्टेंट है, वो पाली लैंग्वेज थी। आर्किटेक्चर में उस टाइम स्तूपा होता था, चैत्य होता था और विहारा होता था, ठीक है। ये आपका उस टाइम में होता था, मतलब आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें जो बनती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका बुद्धिज़्म बना। और इसके अलावा एक जो बुक है, फेमस बुक ऑफ दैट टाइम वाज जटाका टेल्स, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किस टाइम में ये लिखा गया था ये बुक, ठीक है, जटाका टेल्स, ठीक है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद देखो स्तूपा, बेसिकली आपको क्या होता है, स्तूपा आपको पता होगा, डोम शेप्ड बिल्डिंग होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपका स्तूप बोलते हैं ना, जहाँ पे स्तूप बनते हैं, जहाँ मरने के बाद कुछ मतलब लोगों को जहाँ पे दफनाते हैं, उनको बरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्तूप। उसके बाद चैत्य बेसिकली बोलते हैं प्रेयर हॉल को। उस टाइम जो प्रेयर हॉल होते थे उसको हम लोग चैत्य बोलते थे। और विहारा वो होता था जहाँ वो रहते थे, मतलब घर, बेसिकली हाउस जो होता है उसको विहारा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल की टोटल कितनी मीटिंग हुई, 4 मीटिंग हुई। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब बुद्धा, देखो 2 चीज़ जानना आपको जरूरी है। बुद्धा जिस हॉर्स पे निकले थे, जो इनका हॉर्स था, इस हॉर्स का नाम क्या था, इसका नाम था कंथका, ठीक है, कंथका। उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथका। और जिस चैरिटियर पे निकले थे, जो उनका रथ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था चन्ना, CHANNA, ठीक है। ये 2 आप नोट कर लो कहीं पे भी अपने नोटबुक में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ना, कि जो मॉन्ग थे, उन जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, उनके बीच जो है किसी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से न्यू बर्थ का बॉर्न हुआ, नए रिलीजन आने स्टार्ट हुए। तो नए रिलीजन में एक जो रिलीजन बहुत फेमस है, जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ जैनिज़्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म आता है। जैनिज्म को फाउंड किसने किया था, ऋषभ देव ने किया था। इनका एम्बलम था बुल। अब देखो इसमें ना तीर्थंकर्स होते हैं। तीर्थंकर्स किसको बोलते हैं, तीर्थंकर्स बोलते हैं जैन गुरुज को। जो जैन के गुरुज होते हैं उसको तीर्थंकर्स बोलते हैं। तो टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो थे वो फाउंडर ही थे इसके, हु वाज ऋषभनाथ। और 23rd आपको जाना ज़रूरी है, पार्श्वनाथ इनका नाम था, इनका सिंबल एम्बलम था स्नेक। और 24th जो लास्ट थे वो महावीर थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। इनका बॉर्न हुआ था 540 BC में बिहार में। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम तिशाला था, वाइफ का नाम यशोदा और डॉटर का नाम प्रियसेना, ठीक है, प्रियदर्शना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने की ज़रूरी है। उस टाइम में जो लैंग्वेज यूज़ होता था वो प्रकृत लैंग्वेज यूज़ होता था। अहिंसा परमो धर्मा उस टाइम का ये था, ये इसी टाइम से आया था, अहिंसा परमो धर्मा, कि हमको अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे हमने गौतम बुद्धा का देखा, उसी तरह महावीर का, उन्होंने 30 की उम्र में जो है अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद वो अपने घर छोड़ दिया। फिर 43 की उम्र में अंडर ए सॉल्ट ट्री ही अटेंडेड सुप्रीम नॉलेज, और इसको कैवल्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लो, ठीक है। जो भी बोल्ड में यहाँ पे आपको दिखेगा वो आप खुद से नोट कर लो, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आप नोट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद 72 के एज में इनको मोक्षा यानी कि डेथ हुआ पावापुरी बिहार में इन 468 BC, ठीक है। अब जैसे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थे, उसी तरह टीचिंग्स ऑफ महावीरा भी है, ठीक है। तो महावीरा कुछ टीचिंग्स है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो हमारा क्या आता है कि ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ गॉड एंड डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्होंने ऐसा बोला कि भैया ऐसा गॉड जैसा कुछ भी नहीं है और हम जो है इसमें बिलीव नहीं करेंगे। ही बिलीव्ड इन कर्मा, कि जो आप करते हो वही भरते हो, और आप जो इस जन्म में करोगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जन्म आपका सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट होगा, ठीक है। और इक्वालिटी पे, कि हाँ भैया सबको बराबरी मिलनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया इन्होंने। जैसे उनका 4 नोबल ट्रूथ और 8 नोबल ट्रूथ ऐसा करके जो भी था, इसमें इनका 3 रत्नास था, जो वे टू निर्वाणा था, जिसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट आता है। उसी तरह इनका 5 वोज या फिर कॉर्डियर प्रिंसिपल कह लो, 5 होते हैं, दैट इज़ योर नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजिशन एंड चैस्टिटी, ठीक है, चैस्टिटी। ये जो है इनका 5 वोज था, ठीक है। तो पहला जो 4 था वो फर्स्ट फाउंडर जो थे, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उन्होंने दिया था, पार्श्वनाथ ने। और जो लास्ट वाला है इसको महावीरा ने बाद में ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद देखो 298 BC में जो है वो बहुत सीरियस फेमाइन आया था मगध में, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ माइग्रेशन हुआ मॉन्क्स का टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ठीक है। एक्सोडस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। एक्सोडस मतलब होता है कि मास में, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का एक जगह से दूसरे जगह
ट्रांसमाइग्रेट हो जाना यानी चले जाना, ठीक है, कि ये लोग जो थे वो मगध से कहाँ चले गए, डेक्कन और साउथ इंडिया चले गए, ठीक है। बहुत सारे लोग जब एक जगह से दूसरे जगह पलायन बेसिकली करते हैं उसी को एग्जोडस बोलते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जोडस हो गया। तो अब जो लोग चले गए, ठीक है, तो 12 साल के बाद कुछ लोग वहाँ से रिटर्न हुए, ठीक है, और दे एडॉप्टेड फॉर कंप्लीट न्यूडिटी, ठीक है, कंप्लीट न्यूडिटी। और उन्होंने बोला कि ये कंप्लीट न्यूडिटी है, दैट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो वो अब आप सुनते होंगे कि जैन में दो होते हैं, दिगंबर और श्वेतंबर। तो दिगंबर कौन होते हैं, हु ऑप्ट्स फॉर कंप्लीट न्यूडिटी, उनको दिगंबर बोलते हैं। और जो मॉन्क्स फेमाइन से पहले, मतलब फेमाइन जब हुआ उस टाइम मगध में ही रह गए, उन्होंने वाइट कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया और ये लोग अपने आप को श्वेतांबर्स बोलते थे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है दिगंबर और श्वेतांबर का, ठीक है। उस टाइम गुम्फाज बनने लगे थे, केव्स, दिलवारा टेम्पल जो था वो राजस्थान में, वो जैन आर्किटेक्चर में एक जो है वो नोटेबल चीज़ है जो हमको नोटिस करनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में एक तरह से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है, समझ लो, ऐसे ज़रूरी हो ना हो, लेकिन एक हम सीक्वेंस में चलेंगे तो सीक्वेंस में कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो ये आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी आप जान लो। इसके बाद जब जैनिज़्म ख़त्म हुआ तो हर्यंका डायनेस्टी आया। इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट रूलर है, बिम्बिसारा, अजातशत्रु और उदयन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिम्बिसारा जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर है, तो हर्यंका डायनेस्टी के। इसके बाद कौन सा बना, इसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी बना, फिर नंदा डायनेस्टी बना, और इसी टाइम में 326 BC में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे जो है वो अटैक किया, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र, मैंने आपको बताया ना कि लिटरेचर भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है। तो जो कौटिल्या थे उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स माना जाता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए। तो इसको जो फाउंड किया था, इसने किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चाणक्य, जिसको कौटिल्या ही बोलते हैं, ही वॉज चाणक्य, आप बेटर चाणक्य के नाम से ही जानते होंगे, चाणक्य नीति बहुत दिमाग वाले थे। तो चाणक्य के हेल्प से, जिनको कौटिल्या या फिर विष्णुगुप्ता बोलते हैं, ही डीथ्रोन लास्ट नंदा रूलर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि लास्ट में आपका कौन सा आया था, नंदा डायनेस्टी ही तो आया था ना। तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को इसने मार दिया और जो है वो राजा बना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, जो जनरल ऑफ अलेक्जेंडर था, इसको डिफीट किया। और ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, सेल्यूकस ने एक जो है सॉरी फॉर दैट, अपने मैसेंजर मेगास्थेन को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त इसके बाद जैन हो गया और चंदागिरी हिल में चले गए, और वेयर ही डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे उनकी सेहत खत्म हुई एंड ही डाइड, ठीक है। इसके बाद बिंदुसारा, चंद्रगुप्त के सन, ये किंग बने। मेगास्थेन जो वहाँ से आए थे सेल्यूकस निकेटर के मैसेंजर, इन्होंने इंडिका लिखी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू राइट बुक ऑन इंडिया। तो ये मेगास्थेन्स था, इंडिका लिखी थी इन्होंने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडिका लिखी थी इन्होंने। और उसके बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, बुक किस चीज़ पे था, दिस वॉज ऑन स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। इसके बाद अशोका आते हैं। अशोका जो इसके बाद के रूलर, वो अशोका, ठीक है। इनका बेसिकली नाम क्या था, देवसम प्रियदर्शी, ठीक है। कलिंगा वॉर इन्होंने 261 BC में लड़ा, दैट कम्प्लीटली चेंज्ड हिज एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। इसके बाद इन्होंने अडॉप्ट किया बुद्धिज़्म को, सांची स्तूपा बनाया, बाराबर केव्स बनाया, जूनागढ़ कंस्ट्रक्शन इन्होंने बनवाया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो मौर्यन किंग थे, ठीक है, लास्ट सबसे जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथा, उनको वॉज किल्ड बाय ए मिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद जो अशोका के बाद जो आए बृहद्रथा, उसको जो है सुंगा डायनेस्टी के इसमें मर्डर कर दिया। और जो इस टाइम में फेमस जो एक बुक थी वो थी मनुस्मृति। मनुस्मृति आपको पता है कि दैट इज़ अ बुक ऑन हिंदू लॉ, ठीक है। तो इसी पीरियड में ये बना। इसके बाद छोटे मोटे 2 डायनेस्टी बने, कन्वा डायनेस्टी और द एज ऑफ सतवाहनास, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट, और ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कब बना था, ये आपका बना था मौर्यन एज में, ठीक है, आपका अशोका के टाइम में, दैट वाज इन मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मनुस्मृति कब बनी, मौर्यन एज में बनी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स को, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री हमको पढ़ना है। ग्रीक्स वेयर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड क्वाइंस एंड गोल्ड क्वाइंस, ठीक है। फेमस इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो वन ऑफ द फेमस वो मिलिंडा थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कोई आया, शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए, ठीक है। कनिष्का, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ एग्जाम में है AMU JMI किसी में, कि कनिष्का जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर थे,
वो थे कुशानास के, ठीक है। इसके बाद संगम एज आया 3000 से 300 BC तक, 300 BC से 300 AD तक, लगभग 1000 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि जब ये मौर्यन एम्पायर और सुंगा एम्पायर जब नॉर्थ में रूल कर रहे थे, तो साउथ इंडिया में, मतलब नीचे जो आपका साउथ इंडिया आता है, वो बेसिकली जो वो 3 डायनेस्टी जो थे वहाँ वो लोग रूल कर रहे थे मिल के, ठीक है, 3 डायनेस्टी। तो इन 3 डायनेस्टी जो ये लोग रूल कर रहे थे मिल के, इसी को बोलते हैं संगम डायनेस्टी, क्योंकि ये तीनों, ये आपके जो तीनों हैं, ये तीनों मिल के संगम करके एज, मतलब इसीलिए संगम एज बोलते हैं कि ये तीनों मिल के वहाँ रूल कर रहे थे। तो सबसे पहले थे चेराज, इनका साइन था बो, फिर पांड्याज थे, इनका साइन था कार्प या फिर फिश, और चोलाज थे, जिनका साइन था टाइगर। ये तीनों जो है साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। तो लैंग्वेज उस टाइम क्या थी, तमिल थी, और एक बुक टोल्कापियम बुक ऑन तमिल ग्रामर उस टाइम में ही संगम एज में आया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों जो संगम एज के डायनेस्टी थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, और अपने अपने में लड़के दे कोलैप्स्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, संगम एज का भी एंड हो गया। तो संगम एज का एंड हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका गुप्ता पीरियड का मतलब एक तरह से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड हमारा स्टार्ट होता है इस एज में 319 AD टू 540 AD, ठीक है। इसको क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी बोलते हैं। इस टाइम में लोग किसको फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे लॉर्ड विष्णु को। बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो है चंद्रगुप्त वन, इनको महाराजा धीराज भी बोलते थे। श्री गुप्ता जो थे वो रियल फाउंडर थे, बट बहुत छोटे समय के लिए, मतलब जो एक्चुअली में किसी ने फाउंड किया था, तो जो फाउंड किया था वो किया था श्रीगुप्त ने, ठीक है। बट एक्चुअल फाउंडर जो रियल फाउंडर, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रूल किया, लेकिन जो रियल फाउंडर बोलते हैं वो बोलते हैं चंद्रगुप्त वन को। समुद्रगुप्त इसके बाद आए, जिनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये हम बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जानी है, ठीक है। नोट करते जाओगे, पूरा का पूरा जो है वो आपका पूरा जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त टू आए, जिनका नाम विक्रमादित्य था। इनके पास 9 जेम्स जो नवरत्नाज है वो इनके पास थे, उसमें कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और धन्वंतरी, ये 4 जो इंपॉर्टेंट नाम हैं ये लोग थे, ठीक है। इसके बाद फाहिन जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाहिन केम इन किस पीरियड में आए, केम अंडर विच पीरियड, तो ये आया था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। इसके बाद आपके कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया। उसके बाद स्कंदगुप्त, इन्होंने हुन्स को डिफीट किया। उसके बाद जो हुन्स जो थे वो कंटिन्यूस अटैक करते जाते थे, जिसने जो है वो इनके जो डायनेस्टी को है वो बेसिकली कमज़ोर कर दिया, ठीक है। इस फेज में जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो कालिदास थे, जिन्होंने मेघदूतम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी चीज़ें लिखी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो थे वो मैथमेटिक्स थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पनिनी ने अष्टाई लिखी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वत्स्यायन ने कामसूत्रा लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टाइम में जो है वो चेस इन्वेंट हो गया था, और सबसे पहले जो सर्जन हुए हैं हिस्ट्री में, दैट वाज फ्रॉम इंडिया, इनका नाम था सुश्रुत संहिता, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गए थे, भागा, बाली, भोगा, उपारिका, ये जो है वो 4 टैक्सेस उस टाइम जो है वो स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद हमारा पीरियड आता है हर्षवर्धन एम्पायर का, ठीक है। तो हर्षवर्धन बेसिकली क्या किया उन्होंने, ही किल्ड हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन और स्टार्टेड हर्षा एरा, ठीक है। अपने बड़े भाई को इन्होंने मार कर और जो है हर्षा एरा स्टार्ट किया, और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी बोलते हैं। और अपने कैपिटल इन्होंने कन्नौज में बनाया, ठीक है। और अपने बायोग्राफी हर्षचरित्रा जो है वो बाणा भट्टा ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाणा भट्टा, इन्होंने हर्षचरिता लिखा, ठीक है। हर्षवर्धन खुद भी पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, और जैसा फाहिन के बारे में पूछा जाता है उसी तरह हुनत्सांग के बारे में पूछा जाता है। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षा एम्पायर या फिर हर्षवर्धन एम्पायर के टाइम में आए थे। इसके बाद जब हर्षा एम्पायर ख़त्म हुए तो कुछ छोटे मोटे जो ये बने वो थे चालुक्यास, जो कर्नाटका में, पल्लेवास तमिलनाडु में, राष्ट्रकूटास कर्नाटका में, और चंडेलास जो है वो यूपी में। ये सारे चीज़ें उसके बाद आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी यहाँ पे आपका जो है एंशियंट इंडिया ख़त्म होता है, ठीक है। एंशियंट इंडिया जो है वो आपका एंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। मोटा मोटी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी थी वो हमने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मिडाइवल इंडिया से स्टार्ट करेंगे, कैसे उसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मोहम्मद बिन कासिम से, फिर स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये सब हम मेडिकल इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार आप सारे की चीज़ों का नोट्स बना लो, नोट्स नहीं बनाओगे तो बेकार है, ठीक है। सब वीडियो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट
नोट्स जो है वो कंप्लीट बनाओ, ठीक है, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्द इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड और थर्ड वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, बट ये वीडियो जो अगर अनपेड स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे हैं तो वो जो लिंक है वो आपको सेकेंड और थर्ड का वो नहीं मिल पाएगा। सो अगर आप स्टिल अगर सोच रहे हो GMI AMU MBA के लिए तो एनरोल फॉर द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलो तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।